आज अपना चैप्टर है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, या सॉरी जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस, पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है और जो आपके सेंसेशन है पेशेंट के, उसको रिवर्सिबली लॉस करने का काम करती है आपकी जनरल एनेस्थेटिक। रिवर्सिबल लॉस इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस रहेगा, उसके बाद में जैसे कोई ऑपरेशन, जो आपकी ऑपरेटिव जो प्रोसीजर चल रहा है उस ड्यूरिंग उसी आपका आप पेशेंट है जो आपका एनेस्थेटाइज रहेगा या पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा, उसके बाद में वापस से पेशेंट का रिकवर होना ज़रूरी है। तो वो आगे आपके रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेस एंड कॉन्शियस, उसको बोलते हैं अपन जनरल एनेस्थीसिया। और जो ड्रग यूज की जाती है इसके अंदर उसको बोलते हैं अपन जनरल एनेस्थेटिक्स। इस जो आपका जनरल एनेस्थीसिया होता है उसके अंदर क्या क्या कार्डिनल फीचर्स होते हैं। लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन, आपके सभी सेंसेशन को ये लॉस करती है, उसमें भी स्पेशली आपके पेन के सेंसेशन को ये ब्लॉक करती है। स्लीप अनकॉन्शियसनेस एंड एमनेसिया, स्लीप मतलब जो उस ड्यूरिंग आपका एनेस्थीसिया स्लीप रहेगा, पेशेंट अनकॉन्शियसनेस रहेगा या उसी को अनकॉन्शियसनेस यहाँ पे यूज किया हुआ है। एमनेसिया कुछ टाइम के लिए मेमोरी लॉस रहती है पेशेंट की। इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन, पेशेंट इमोबाइल रहेगा और उसकी जो मसल्स है वो रिलैक्स्ड रहेगी। एबोलिशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो पेशेंट के जो रिफ्लेक्सेस है आपके वो रिड्यूस रहेंगे या ब्लॉक रहेंगे, या उसके जो भी रिफ्लेक्सेस है वो जनरेट नहीं होंगे उस टाइम ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। नेक्स्ट आ जाओ स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया होती है पहली स्टेज ऑफ एनल्जेसिया। एनल्जेसिया वाली स्टेज के अंदर क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एनेस्थेटिक इनहेलेशन एंड लास्ट अप टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब पेशेंट की को आप एनेस्थीसिया इनहेल करवा रहे हो तब से लेके उसका जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है तब तक की जो स्टेज होती है वो आती है आपकी स्टेज ऑफ एनल्जेसिया। कहने का मतलब जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया वो चली जाएगी आपकी स्टेज ऑफ डिलीरियम के अंदर। तो जब तक पेशेंट होश में है या मतलब अभी तक बेहोश नहीं हुआ है तब तक की जो स्टेज होती है वो आती है स्टेज ऑफ एनल्जेसिया। जैसे ही पेशेंट बेहोश हो गया या अनकॉन्शियस हो गया वो चली जाएगी स्टेज ऑफ डिलीरियम के अंदर। तो स्टार्ट फ्रॉम द एनेस्थेटिक इनहेलेशन, जब आपकी जैसे एनेस्थीसिया अंदर जाने लगा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, सॉरी इनहेलेशन के थ्रू या आपका जो आईवी रूट के थ्रू, जैसे आपके एनेस्थीसिया अंदर जा रहा है तब से लेके जब तक पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं हो जाता तब तक की स्टेज होती है आपकी स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। पेन इज प्रोग्रेसिवली एबोलिश्ड, इसके अंदर पेन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है पेशेंट का या पेन फील होना बंद हो जाता है, क्योंकि स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया है, नाम में सो रहा है कि पेन फील होना बंद हो जाएगा। पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, इस स्टेज के अंदर पेशेंट कॉन्शियस रहेगा। आपको बताया था जब तक पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं हो जाता तब तक की ये स्टेज है, जैसे अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट स्टेज ऑफ डिलीरियम हो जाएगी। तो इस स्टेज में तो पेशेंट आपका कॉन्शियस रहेगा। कैन हियर एंड सी, पेशेंट सुन भी सकता है देख भी सकता है, पेशेंट को एक ड्रीम लाइक स्टेट फील होती है, ऐसा कुछ सपने टाइप का सा फील होता है पेशेंट को। स्टेज ऑफ डिलीरियम, अब सेकंड स्टेज आती है। आपको बताया तो जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस होता है ये स्टेज स्टार्ट आती है। तो फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन, पेशेंट जैसे बेहोश हुआ तब से लेके पेशेंट की जब तक रेगुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक की स्टेज होती है स्टेज ऑफ डिलीरियम। रेगुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि आपकी इस स्टेज के बीच में पेशेंट की रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। वो वेरिएशंस कौन से होते हैं, एपरेंट एक्साइटमेंट इज सीन, पेशेंट के अंदर एक्साइटमेंट सीन होता है देखने में, मतलब पेशेंट में साउट स्ट्रगल एंड होल्ड हिज ब्रीथ, पेशेंट आवाज़ करता है स्ट्रगल करता है और अपने ब्रीथ को होल्ड कर लेता है। मसल टोन इंक्रीज, मसल टोन इंक्रीज हो जाती है। जा आर टाइटली क्लोज्ड, जो जबड़े होते हैं वो टाइटली क्लोज कर लेता है पेशेंट। ब्रीदिंग इज जर्की, ब्रीदिंग होती है वो जर्की होती है। वॉमिटिंग इनवॉल्यूंटरी मिक्चुरेशन और डिफिकेशन में अकर्स, इनवॉल्यूंट टॉयलेट वगैरह हो सकता है पेशेंट का, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, पुपिल डायलेट होती है। ये स्टेज आती है आपकी स्टेज ऑफ डिलीवरी के अंदर, सॉरी स्टेज ऑफ डिलीरियम के अंदर। तो जो स्टेज ऑफ डिलीरियम आपकी कब से कब तक है, अनकॉन्शियस से लेके आपकी जो रेगुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं होता है तब तक। नेक्स्ट आती है आपकी सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया वाली स्टेज होती है एक्सटेंड फ्रॉम रेस्पिरेशन टू सीजेशन ऑफ
ऑनसेट ऑफ रेगुलर एस्पायरेशन टू सीजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, जब से आपका रेगुलर एस्पायरेशन स्टार्ट होता है तब से लेके जो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पेशेंट की सीज हो जाए, मतलब बंद हो जाए, तब तक की स्टेज होती है सर्जिकल एनेस्थीसिया। जैसे पेशेंट की आपकी जो ब्रीदिंग है वो सीज हो जाती है तो आपकी चली जाती है मेडुलरी पैरालाइसिस, मतलब पेशेंट डेथ की ओर चलने लग जाएगा फिर। तो जैसे आपकी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग तक की आपकी, मतलब जब तक पेशेंट खुद से सांस ले पा रहा ना, तब तक की स्टेज होती है सर्जिकल एनेस्थीसिया। जैसे पेशेंट सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है वो आती है, या उसकी पेशेंट की डेथ हो जाती है वो आती है मेडुलरी पैरालिसिस की स्टेज। मेनली जो सर्जिकल जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो सर्जिकल एनेस्थीसिया वाली कंडीशन इस स्टेज के अंदर करते हैं, क्योंकि इस स्टेज के अंदर तो पेशेंट खुद ही अनस्टेबल, देखो स्ट्रगल हो रहा है, साउट हो रहा है, मसल टोन इंक्रीज हो रही है, तो पेशेंट खुद ही अभी अच्छे से एनेस्थेटाइज नहीं हुआ है, तो इस स्टेज में एनेस्थेटाइज होता है। तो जैसे एनेस्थेटाइज हुआ पेशेंट तो अपन इसी में जो सर्जिकल प्रोसेस करने होते हैं इसी स्टेज के अंदर करते हैं। मेडुलरी पैरालिसिस वाली स्टेज क्या होती है, कब से कब तक होती है, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, जब ब्रीदिंग जब तक सीज नहीं हो जाए तब से लेके फेल्यूर टू सर्कुलेशन एंड डेथ, जब तक पेशेंट की डेथ नहीं हो जाती तब तक की स्टेज होती है मेडुलरी पैरालिसिस। ये एंड स्टेज होती है आपकी एनेस्थीसिया की। तो इसका मतलब यही है एनेस्थीसिया का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल नहीं होता तो लास्ट स्टेज में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, जिसके अंदर पुपिल वाइडली डायलेटेड हो जाती है, मसल्स टोटली फ्लेबी हो जाती है, एकदम लूज हो जाती है, पल्स इज थ्रेडी एंड बीपी इज़ वेरी लो, पल्स और बीपी भी उसकी अब नॉर्मल हो जाती है, एकदम लो हो जाती है। तो आगे ये अपनी स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। अब आती है टेक्निक ऑफ इनहेलेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स। आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की जो एनेस्थेटिक जो ड्रग है उनको डिलीवर करने के लिए। इसके अंदर सबसे पहले आती है डिफरेंट टेक्निक आर यूज अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी अवेलेबल, एजेंट यूज, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन। ये सब आपके फैक्टर है, उस हिसाब से पेशेंट के जो अलग अलग फैक्टर होते हैं उस हिसाब से चूज करता है एनेस्थेटिक्स, जो कि कौन कौन सा आपका यूज़ कर सकते हैं अपन, या कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले आता है ओपन ड्रॉप मेथड। ओपन ड्रॉप मेथड के अंदर क्या होता है, लिक्विड एनेस्थेटिक इज पाउड ओवर ए मास्क विथ गोज एंड इट्स वेपर इज इनहेल्ड विथ एयर। इसमें क्या होता है, एक मास्क होता है, मास्क के ऊपर एक कोई भी गोज वगैरह लगा के और उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, जो आपकी एनेस्थेटिक जो ड्रग होती है उनको डुबो डुबो के आपकी जो गोज है उस पर रख दिया जाता है, या गोज को मास्क के ऊपर रख दिया जाता है। तो जैसे पेशेंट इंस्पायर्ड करता है तो वो आपकी जो गोज से जो वेपर बन रही है, जो आपकी ये एनेस्थेटिक ड्रग आपकी अंदर की तरफ चली जाएगी लंग्स के अंदर, और ये हो गया आपका ओपन ड्रॉप मेथड। ए लॉट ऑफ एनेस्थेटिक वेपर एस्केप इन सराउंडिंग। अब आपको पता है कि बाहर ऐसे रखी है आपकी गोज के अंदर भिगो के उसको अपन एनेस्थेटिक ड्रग को रख रखे, तो कुछ तो सराउंडिंग आपका जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे वेस्ट हो जाएगी, कुछ आपकी लंग्स के अंदर जा पाती है। एनेस्थेटिक ब्रीदर बाय द पेशेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और जो इसका कंसंट्रेशन होता है ड्रग का कि कितनी अंदर जा रही है तो वो भी अपन अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपन को पता ही नहीं कितनी अंदर जा रही है, कितनी एनवायरनमेंट के अंदर जो सराउंडिंग के अंदर वेस्ट हो रही है, कोई पता नहीं, क्योंकि खुला पड़ा आराम से बाहर की तरफ, कहीं आधी जा रही है आधी बाहर वेस्ट हो रही है। री ब्रीदिंग डज नॉट अकर इन दिस मेथड। इसके अंदर री ब्रीदिंग डज पॉसिबल नहीं होती है। रीब्रीथिंग इसलिए पॉसिबल, जो आप एक्सहेल कर रहे हो या जो एक्सपायरेशन कर रहे हो, तो जो आपकी वापस जो एनेस्थीसिया आ रहा है, जितना अंदर आपका एब्जॉर्ब हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो वापस आ रहा है वो आपका एनवायरनमेंट के अंदर ही वेस्ट होगा, वापस से उसको रीब्रीथ करना पॉसिबल नहीं है इस मेथड के थ्रू। दूसरा आता है थ्रू एनेस्थेटिक मशीन्स। एनेस्थेटिक मशीन से अपन कैसे यूज़ करते हैं, यूज इन मेड ऑफ गैस सिलेंडर्स होते हैं, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएटेड वेपोराइजर्स होते हैं, फ्लोमीटर्स होते हैं, यूनिडायरेक्शनल वॉल होते हैं, कोरुगेटेड रबर ट्यूबिंग होती है, और रिजर्व बैग। ये क्या होती है, ये जो वो मटेरियल होती है जिसके थ्रू अपन उसको अंदर पहुंचाना होता है गैसेज को। द गैसेज आर डिलीवर्ड टू द पेशेंट थ्रू ए टाइटली फिटिंग फेस मास्क और एंडोट्रेकियल ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है, टाइटली फिटिंग फेस मास्क होता है और एंडोट्रेकियल ट्यूब हो सकती है, यदि कई बार क्या होता है डायरेक्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू भी देते हैं पेशेंट को, माउथ और नोज पे नहीं लगा के, डायरेक्ट क्या आती है ट्यूब के थ्रू भी दे देते हैं। तो वो अपने गले से निकालते हैं, ट्रेकिया जो अपना सुप्रास्टर्नल नोच होती है वहाँ पे क्या होता है इंसर्टेड करके होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब, वहाँ पे इंसर्ट करके डायरेक्ट भी अपन पहुँचा सकते हैं नोज और माउथ को बाईपास करके, तो उसके थ्रू अपन गैस को डिलीवर करते हैं। मेथड आर कंट्रोल एंड कंसंट्रेशन डिटरमाइंड। इसका जो मेथड होता है वो कंट्रोल्ड मैनर में होता है, अपन उसकी कंसंट्रेशन को भी अच्छे से डिटरमाइंड कर सकते हैं।
ओपन सिस्टम, इसमें पहला आता है ओपन सिस्टम। इसमें अंदर क्या होता है, एक्सेल्ड गैसेज आर अलाउड टू टू अलाउड to escape through a wall and fresh anesthetic mixture is drawn in each time। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी एक्सेल्ड गैसेज है वो बाहर की तरफ निकलती है। एक्सेल्ड गैसेज बाहर की तरफ, ओपन मेथड है ना, उसके अंदर क्या होता है, वो जो आप एक्सपायरेशन कर रहे हो वो गैसेज तो आपके एनवायरनमेंट के अंदर बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो फ्रेश एनेस्थेटिक मिक्सर होता है वो हर टाइम अंदर जाता रहता है। मतलब हर टाइम नया आप वो मिक्सर लेते हो एनेस्थेटिक ड्रग्स का, इसके अंदर आपका जो रीब्रीदिंग है वो नहीं हो पाती। ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, रीब्रीदिंग नहीं हो पाती, मतलब जो एक्सपायर्ड गैसेज है वो बाहर एनवायरनमेंट के अंदर वेस्ट हो जाएगी, उसको आप रीब्रीद नहीं कर पाते हो। दूसरा आता है अपना क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो आप एक्सेल्ड गैस का जो मिक्सर है ना, वो इट हैज सर्कुलेटेड थ्रू सोडा लाइम। वो क्या होता है, एक सोडा लाइम होता है, उसके अंदर सर्कुलेट होता है, और सर्कुलेट होने के बाद में क्या होता है, जो CO2 है वो तो आपकी उस सोडा लाइम में एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो आपकी एनेस्थेटिक गैसेज जो वापस आ गई एक्सपायरेशन के टाइम में, वो क्या करती है, रीब्रीथ कर लेता है पेशेंट। इस वाले सिस्टम में क्या होता है, रीब्रीथ कर लेता है उसको, क्योंकि आपकी CO2 तो सोडा लाइम ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो गैसेज बची है आपकी एनेस्थेटिक उसको आप वापस रीब्रीथ कर लेता है पेशेंट। द फ्लो रेट आर लो। इसके अंदर जो फ्लो रेट होती है वो लो होती है। इसके अंदर अपन एक्सपेंसिव और जो एक्सप्लोजिव टाइप के जो एजेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि क्या होता है, वेस्ट कम हो। एक्सपेंसिव है ना, तो उसको क्या होता है, वेस्ट कम करने के लिए क्लोज सिस्टम अपन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें रीब्रीदिंग पॉसिबल है। जो आपकी एनवायरनमेंट के अंदर वेस्ट हो रही है ना ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, वो नहीं होती उसके अंदर, आप उसको भी वापस रीब्रीथ कर लेते हो। जैसे हेलोथियन है, एनफ्लूरेंस है, आइसोफ्लूरियन है, ये सब आती है इसके अंदर। सेमी क्लोज सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, पार्सली रीब्रीदिंग पॉसिबल हो पाती है पेशेंट की, और इसकी जो फ्लो रेट होती है वो इंटरमीडिएट होती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, आइडियल एनेस्थीसिया कैसा होता है, पेशेंट के लिए कैसा होता है, शुड नॉट कॉज नोजिया, वोमिटिंग, नॉन इरिटेटिंग और प्लीजेंट। पेशेंट प्लीजेंट होना चाहिए, इरिटेट नहीं करने वाला नहीं होना चाहिए, नोजिया वोमिटिंग नहीं होनी चाहिए। इसकी इंडक्शन एंड रिकवरी शुड बी फास्ट। उसकी जो रिकवरी है, मतलब ऑपरेशन करने के बाद जो होश में लाने वाली प्रोसेस वो भी फास्ट होनी चाहिए, और जो आपका पेशेंट अनकॉन्शियस होने वाली प्रोसेस है वो भी अच्छे से फास्ट होनी चाहिए, ऐसे टाइम नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। सर्जन के हिसाब से कैसे होनी चाहिए, शुड बी प्रोवाइड एडिक्वेट एनाल्जेसिया, इमोबिलिटी एंड मसल, अच्छे से एनाल्जेसिक होनी चाहिए, इमोबिलिटी अच्छी प्रोवाइड होनी चाहिए, मसल रिलैक्सेंट भी अच्छा होना चाहिए उसमें, नॉन इन्फ्लेमेबल और नॉन एक्सप्लोजिव होनी चाहिए। एनेस्थेटिक के हिसाब से देखें तो कंट्रोलेबल होनी चाहिए, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोलेबल होना और वर्सेटाइल होना चाहिए। उसकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है वो हाई होनी चाहिए, कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, फॉल इन BP वगैरह ये नहीं होने चाहिए, हार्ट, लिवर और अदर ऑर्गन के कोई ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी पोटेंट, इट शुड बी पोटेंट, इसकी जो पोटेंट होनी चाहिए ताकि कम कंसंट्रेशन की जरूरत पड़े पेशेंट को बेहोश करने के लिए। शुड बी चीप, स्टेबल एंड इजीली स्टोर्ड, चीप होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, इजीली स्टोर होने वाली चाहिए। शुड नॉट रिएक्ट विथ रबर ट्यूबिंग और सोडा लाइम, सोडा लाइम और जो रबर ट्यूबिंग है उसके साथ में ये रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। अब आ जाओ इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में दो टाइप के होते हैं, एक तो इनहेलेशन और एक इंट्राविनस। इंट्राविनस तो अपन डायरेक्ट वेन के अंदर देते हैं, इनहेलेशन मतलब लंग्स के आपका वो इंस्पायरेशन के थ्रू आप उसको इनहेल करना होता है पेशेंट को। तो जिस इसके इनहेलेशन के अंदर पहला आता है गैस, दूसरा आता है लिक्विड्स। गैस के अंदर आता है नाइट्रस ऑक्साइड, लिक्विड्स के अंदर ईथर, हेलोथिन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, ये आती है आपके लिक्विड के अंदर। इंट्राविनस एक तो आती है इंड्यूसिंग एजेंट, एक आता है स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स। आपको बताया था इंड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे पेशेंट को स्टार्टिंग में जो बेहोश करने के लिए जो डोज दी जाती है वो होती है इंड्यूसिंग एजेंट। वो जो बेहोशी की जो पीक लेवल है, अनकॉन्शियसनेस को पीक लेवल तक पहुंचाने के लिए अपना जितना ज़रूरत है, ओनली सर्जिकल एनेस्थीसिया वाली स्टेज तक, डेथ वाली उसमें मेडुलर पैरालिसिस वाली स्टेज में नहीं पहुंचाना पेशेंट को। इंड्यूसिंग एजेंट वो जो सर्जिकल एनेस्थीसिया वाली स्टेज तक ड्रग को उसको पेशेंट की कंडीशन उसको पहुंचा दे स्टेज को। उसके बाद में क्या होता है, उसको मेंटेन करने के लिए वो स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स दी जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है उसको मेंटेनेंस डोज दी जाती है, ताकि उसी लेवल पे वो मेंटेन रहे पेशेंट का जो अनकॉन्शियसनेस है, ताकि पेशेंट ऐसे नहीं बीच सर्जरी के पेशेंट को कॉन्शियसनेस हो गया, पेशेंट होश आ गया पेशेंट को, वो नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आती है थियोपेंटोन सोडियम,
मेथोएक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफोल और इटोमीडेट। जबकि इसके अंदर आती है स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स के अंदर बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर आती है डाइजिपाम, लोरेजेपिम, मिडाजोलेम। फिर आता है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स जिसके अंदर आती है कीटामिन। फिर आता है ओपियोइड एनाल्जेसिया जिसके अंदर आती है फेंटानिल। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, या सॉरी नेक्स्ट पार्ट जो इसका जो आधा चैप्टर है वो अपन पढ़ेंगे। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो इसका आगे वाला पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट सेकंड के अंदर, जनरल एनेस्थीसिया पार्ट सेकंड के अंदर।